डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ की प्रीवियस क्लास में हमने कथन समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं पर समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, इस कथन के दूसरे भाग समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए हमने इसके दो एग्रीमेंट्स को डिस्कस कर लिया था, सोशल एग्रीमेंट्स और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। आज हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए तीसरे एग्जाम्पल या तीसरे एग्रीमेंट पर आते हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स, राजनीतिक ठहराव। पॉलिटिकल फील्ड में कई बार ऐसे अनेक ठहराव होते हैं जिनमें संबंधित पक्षकारों का इंटेंशन आपस में लीगल ऑब्लिगेशंस अर्थात वैधानिक संबंध बनाने का कतई नहीं होता है। इसलिए ऐसे ठहराव राजनियम द्वारा एनफोर्सेबल भी नहीं होते हैं और इसीलिए ये ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। कई बार तो इस फील्ड में ऐसे भी ठहराव होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति के विरुद्ध होने की वजह से इल्लीगल अर्थात अवैध भी हो जाते हैं, जैसे धन के बदले एक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होना, किसी प्रतिफल के बदले सरकार के पक्ष या विपक्ष में वोटिंग करना, मतदान करना। ये ठहराव व्यर्थ ही नहीं होते हैं, वॉइड ही नहीं होते हैं, अपितु ये ठहराव पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण इलीगल यानी अवैध भी होते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करें, एक स्टेट के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेट के 3 एमएलएस जो निर्दलीय थे, उन एमएलएस को, उन विधायकों को सीएम अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर करता है और ये कहता है कि यदि वे विधायक वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, सीएम की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट में मिनिस्टर का पद दे दिया जाएगा। विधायक सीएम के प्रस्ताव को स्वीकार करके सीएम की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन, बाद में उस स्टेट के सीएम ने उन विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में वे विधायक, वो एमएलएस कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऐसे ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण अवैध भी होते हैं। अतः ऐसे ठहराव सदैव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट हम लेते हैं, अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखने वाले पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 यह स्पष्ट करती है कि अनुबंध करने वाले जो पक्षकार होते हैं, पार्टीज होती है, उनमें अनुबंध करने की क्षमता यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि कोई ठहराव ऐसे पक्षकारों द्वारा किए जाता है जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अर्थात अन्य शब्दों में अयोग्य पक्षकारों द्वारा ठहराव किया जाता है, तो ऐसा ठहराव
केवल मात्र ठहराव ही रहता है, अनुबंध नहीं हो सकता है। अधिनियम की धारा 11 जिन व्यक्तियों को, जिन पक्षकारों को अनुबंध करने की क्षमता वाला नहीं मानती है, उनमें अवयस्क, माइनर, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, और तीसरा राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। तो 3 कैटेगरीज है। जो अवयस्क होते हैं, माइनर्स होते हैं, वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क अस्वस्थ होता है, उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। और संबंधित राजनियम ने जिनको अनुबंध करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इन पक्षकारों द्वारा यदि कोई ठहराव किया जाता है, तो वो ठहराव हमेशा ठहराव ही रहेगा, कभी भी अनुबंध नहीं बन पाएगा। तीसरा हम एग्रीमेंट लेते हैं बिना स्वतंत्र सहमति के ठहराव, एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। एक वैध ठहराव के लिए संबंधित पक्षकारों में सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात ठहराव के जो पक्षकार है उनकी सहमति फ्री होनी चाहिए। लेकिन यदि ठहराव के किसी पक्षकार ने सहमति प्राप्त करने में, कंसेंट प्राप्त करने में यदि उत्पीड़न का प्रयोग किया है, अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया है, कपट का प्रयोग किया है, मिथ्या वर्णन का प्रयोग किया है एवं गलती के आधार पर सहमति प्राप्त की है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होगी एवं ऐसी सहमति से बना हुआ ठहराव केवल ठहराव ही रहेगा, कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा ठहराव राजनियम द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। तो याद रखना है, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन एवं गलती, इन पांचों के द्वारा यदि सहमति प्राप्त की जाती है तो वो कंसेंट या सहमति स्वतंत्र नहीं हो सकती है। नेक्स्ट ठहराव हम लेते हैं बिना प्रतिफल के ठहराव, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। जब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब कि प्रतिफल का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, और एक वैध अनुबंध में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। आपने ये भी पढ़ा था कि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिफल की विद्यमानता आवश्यक है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 25 ये स्पष्ट करती है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं और वो ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो नोट डाल के हम यहां लिखेंगे कि धारा 25 के कुछ ऐसे अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है, जिनमें बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह से प्रेरित जितने भी ठहराव हैं उनमें बिना प्रतिफल के भी वो अनुबंध वैध होते हैं। ठीक इसी प्रकार स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध, और इसी प्रकार टाइम बार डेट्स, अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के लिए किए गए अनुबंध, निःशुल्क निक्षेप के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध आदि कुछ ऐसे अनुबंध है जो बिना प्रतिफल के भी वैध होते हैं,
लेकिन इनमें एक शर्त होती है कि ये अनुबंध लिखित होने चाहिए। लिखित ही नहीं, लिखित होने के साथ ही साथ यदि आवश्यक हो तो ये साक्षी द्वारा प्रमाणित भी होने चाहिए एवं रजिस्टर्ड भी होने आवश्यक है। नेक्स्ट हम लेते हैं अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव। जिन ठहरावों के उद्देश्य एवं प्रतिफल इल्लीगल यानी अवैधानिक होते हैं, वे ठहराव भी सदैव ठहराव ही बने रहते हैं। ये ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनको राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। जैसे किसी का मर्डर करने का ठहराव, रिश्वत देकर नौकरी प्राप्त करने का ठहराव, अवैध रूप से शराब या गोल्ड यानी सोने का व्यापार करने का ठहराव। ये कुछ इस तरह के ठहराव के एग्जाम्पल्स है जिनके उद्देश्य एवं प्रतिफल इल्लीगल है, इसलिए ये कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है और जिन ठहरावों को अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है वो कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, शादी विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक कार्यवाही लीगल प्रोसीडिंग्स में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, असंभव कार्य को करने के ठहराव, बाजी के ठहराव, ऐसे अनेक ठहराव है जिनको अधिनियम में स्पष्ट रूप से वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। वो व्यर्थ घोषित ठहराव हमेशा ठहराव ही रहेंगे, कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1961, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 यह स्पष्ट करती है कि दहेज देने एवं दहेज लेने के लिए किए गए सभी ठहराव वॉइड यानी व्यर्थ होते हैं। और इस संबंध में पटना हाई कोर्ट ने 1979 में एक केस में एक मामले में यह डिसीजन दिया था कि विवाह या शादी के ठहराव स्वरूप तिलक या सगाई या टीके में दी गई धनराशि विवाह नहीं होने पर वापसी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ठहराव व्यर्थ ठहराव होते हैं और ये अनुबंध नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं व्यापारिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं हो। सामान्यतः जनरली जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, व्यापारिक ठहराव होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट संबंधित पक्षकारों का आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का होता है। लेकिन कई बार मैनी टाइम्स कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, कुछ अपवादजनक परिस्थितियों में व्यापारिक ठहरावों में कुछ ऐसी बातों का मेंशन होता है, कुछ ऐसी बातों का उल्लेख होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित पक्षकार
आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं चाहते हैं, या उनका इंटेंशन, उनका उद्देश्य कानून को सीमित करने का है, या फिर उस ठहराव में इस प्रकार का उल्लेख है कि ठहराव को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है, और ऐसे ठहराव केवल मात्र ठहराव ही बने रहते हैं, कभी भी अनुबंध नहीं हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, रोज एंड फ्रैंक कंपनी, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस बनाम J.R. क्रॉम्पटन ब्रदर्स लिमिटेड। ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में कागज के व्यापार के संबंध में एक अमेरिकी तथा 2 अंग्रेजी फर्मों में पूर्ण रूप से एक अनुबंध किया गया। इस अनुबंध की एक शर्त में यह कहा गया कि यह अनुबंध वैधानिक अनुबंध नहीं है, यह अनुबंध वैधानिक अनुबंध नहीं है, और यह अनुबंध किसी भी न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आएगा। एक पक्षकार ने अनुबंध का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि पक्षकारों का उद्देश्य, संबंधित पक्षकारों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं था, अतः ये केवल ठहराव ही है, अनुबंध नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट एग्रीमेंट जो आता है वो है रिलीजियस एंड मोरल एग्रीमेंट्स, धार्मिक एवं नैतिक ठहराव। ऐसे धार्मिक एवं नैतिक ठहराव जिनका इंटेंशन, जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का नहीं होता है, वे केवल ठहराव ही बने रहते हैं, और ऐसे ठहरावों को राजनियम द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मंदिर कंस्ट्रक्शन हेतु चंदा देने का वचन, धार्मिक हवन या यज्ञ में धन देने का वचन, किसी धार्मिक दृष्टि से दान देने का वचन आदि सदैव ठहराव ही बने रहेंगे, अनुबंध कभी भी नहीं बन पाएंगे। अतः ऐसे ठहरावों के निष्पादन हेतु न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये सभी 11 एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल हमने जो प्रस्तुत किए हैं, इनकी विवेचना करने के बाद, इनको एक्सप्लेन करने के बाद, यदि हम निष्कर्ष में बात करें तो यही कहेंगे कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कथन 100% सत्य है कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। और आपका ये कोटेशन, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, आज समाप्त होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।